हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करने वाले हैं और ये 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो दिया हुआ है तो उसी में हाइड्रोकार्बन चैप्टर है और टोटल आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है वो जा कर के 12th में पढ़ना है। तो चलिए अब हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और अगर इसका आप फुल लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसी के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फुल वीडियो लिंक का, और वो भी चैनल पर अपलोड है तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हाइड्रोकार्बन सबसे पहले होता क्या चीज़ है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब होता है कि कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एनसीईआरटी में भी यहाँ हाइड्रोकार्बन के बारे में दिया गया है और डिफिनीशन के तौर पर सिर्फ वही दिया गया है जो हमने आपको बताया कि कंपाउंड विच मीन्स कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सो जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के कंपाउंड बना हो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसके बारे में हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ एनसीईआरटी में जो भी चीज़ दिया गया है, तो एनसीईआरटी मतलब होता ही ये चीज़ है कि बेसिक से आपको सभी कुछ सिखाया जाता है। तो यहाँ पे भी बेसिक में दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर डेली लाइफ। वी मस्ट फैमिलियर द टर्म ऑफ एलपीजी सीएनजी के बारे में ये सब चीज़ सुनते हैं। ये सभी भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही होता है। और पेट्रोलियम फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ नेचुरल, ये सभी चीज़ के बारे में दिया गया है कि हमें ये एलपीजी कहाँ से प्राप्त होता है, सीएनजी कहाँ से प्राप्त होता है, और ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन ही है। इसको यहाँ बताने का मतलब सिर्फ यही था, हाइड्रोकार्बन आपको समझाना था। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि क्या सब चीज़ दिया गया है क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन डिफिनेशन के बाद हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। तो हाइड्रोकार्बन्स आर डिफरेंट टाइप्स, इसका अलग अलग टाइप होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट। दे बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले कार्बन में जो कार्बन जो बॉन्ड कार्बन का जो बॉन्ड रहता है उसके आधार पर तीन तरीके से इसको बांटा गया है। एक को कहते हैं सैचुरेटेड, दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड और तीसरे को कहते हैं एरोमेटिक। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ होता है। सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि अगर कार्बन एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन अगर दूसरे कार्बन से अटैच है और फिर तीसरे कार्बन से अटैच है, तो किसी कार्बन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक कार्बन मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन से जो कार्बन जुटा हुआ रहता है तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल पर लेकर के चलते हैं कि अगर इस तरह का कार्बन कंपाउंड बना हुआ है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इसी को सैचुरेटेड कहेंगे। अगर कहीं पर भी यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तब वो सैचुरेटेड नहीं रहता है, तब वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो चलिए दो प्रकार हमने आपको बता दिया, एक बताइए सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड मतलब क्या चीज़ होता है अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड हो गया। तीसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ होता है, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एरोमेटिक मतलब होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में अगर प्रेजेंट रहता है तो उसी को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे अगर एक बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं जो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि अल्टरनेट कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है बेंजीन के मॉलिक्यूल में, तो बेंजीन क्या चीज़ हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ। तो चलिए ये सभी चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में, उसके बाद सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए इसी के बारे में यहाँ सभी चीज़ के बारे में डिटेल से दिया गया है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन contains कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर joined together to form a open chain of carbon atom with a single bond, they are termed as alkane। कहें कि अगर एल्केन के बारे में जानते होंगे तो एल्केन में क्या चीज़ होता है, और
पहले भी एल्केन के बारे में आप फेमिलियर होंगे। तो एल्केन में क्या चीज़ होता है कि कार्बन कार्बन सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही रहता है। तो दे आर टर्म्ड एज एल्केन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मतलब पढ़ चुके हैं यूनिट 8 में। ऑन द अदर हैंड इफ कार्बन एटम्स फॉर्म ए क्लोज चैन और रिंग दे आर टर्म्ड एज ए साइक्लोएल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बोथ। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में दिया गया स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड यू कैन कंस्ट्रक्ट ए large number of model of such molecule of both types of open chain and closed chain। तो सबसे पहले इतना कथा कहानी मतलब हम तो पढ़ करके नहीं बता सकते आपको, क्योंकि हमें थोड़ा सा समय का भी रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो इसीलिए सीधा सीधा याद रखिएगा कि अगर कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड रहता है तो वो जो रहता है वो सैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी रहा तो वो अनसैचुरेटेड, और अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहता है जो बेंजीन के मॉलिक्यूल में बताए तो वो चीज़ होता है क्या, वो रहता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए सबसे पहले अल्केन के ऊपर ले चलते हैं आपको और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं एल्केन। एल्केन क्या चीज़ होता है? तो एल्केन जो होता है वो एल्केन, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2, और अगर इसमें कार्बन के नंबर को पुट करते जाइए तो आपको अगला मेंबर आते जाएगा। और इसका जो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और ये एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के पास क्या चीज़ होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहता है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रहता है अल्केन के मॉलिक्यूल में। और अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होता है, मतलब अल्केन में CnH2n में अगर से सिर्फ आप 1 पुट कीजिएगा तो CH4 निकल करके आएगा। और CH4 क्या चीज़ होता है, वो मीथेन मॉलिक्यूल होता है। और अल्केन श्रेणी का फर्स्ट मेंबर जो होता है वो मीथेन होता है, और अल्केन श्रेणी का सेकंड मेंबर जो होता है वो इथेन, और ऐसे ही चलते जाता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, मतलब 10 तक अभी आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट मेंबर जो होता है अल्केन श्रेणी का वो होता है मीथेन, क्योंकि अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और उसमें अगर कार्बन एन की जगह पे 1 पुट कीजिएगा तो फार्मूला जो निकल कर आएगा उसका आएगा CH4, और CH4 को ही क्या चीज़ कहते हैं, मीथेन। और CH4 क्या चीज़ होता है, मीथेन एक प्रकार का, पता होगा कि मीथेन एक गैस होता है जो कोल फाउंड इन कोल माइंस, मतलब कोयला के खदान में हमको ये गैस मिलता है, और उसका फार्मूला क्या चीज़ होता है, CH4। तो CH4, और अगर CH4 का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH4 कैसा होता है, तो सबसे पहले देखिए कि CH4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो CH4 यहाँ पे बन गया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ आप लोग सीख गए होंगे कि CH4 मीथेन अल्केन श्रेणी का फर्स्ट मेंबर होता है, और मीथेन जो होता है वो एक प्रकार का गैस होता है, और ये जो होता है वो कोल माइंस में मिलता है, और इसे हम मार्सी गैस भी कहते हैं। और ये जो होता है एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि एक कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके ही बना हुआ है। और इसका जो दूसरा मेंबर होता है वो होता है मीथेन के बाद इथेन। तो इथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H6, क्योंकि अगर CnH2n+2 में n की जगह 2 पुट कीजिएगा तो C2H6 इसका फार्मूला बन करके आएगा, और उसी को क्या कहते हैं, इथेन। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्या कि CH4 का जो हम स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, तो अगर हम अल्केन में से ना, अगर अल्केन में से अगर अल्केन है, यहाँ पे अल्केन है और उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो ये बनता क्या चीज़ है, एल्काइल। अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो बनता क्या चीज़ है, एन हट जाता है और आइल अलग जाता है, तो अल्काइल बनता है। तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। मीथेन है, CH4 मीथेन है, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे होंगे, ये मीथेन है, और इसमें एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, और एक हाइड्रोजन हटा करके क्या बनाया गया है, मिथाइल। और अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो इथेन का फार्मूला होता है C2H6, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो बनेगा क्या कि C2H5। तो और C2H5 क्या चीज़ होता है, वो होता है इथाइल। मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो मिथाइल बनेगा, उसका फार्मूला क्या चीज़ होगा, CH3। और अगर इथेन में से
C2H6 में से एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो उसका फार्मूला क्या चीज़ बनेगा, इथाइल। इथेन में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो इथाइल। दिस हाइड्रोकार्बन आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बेस एंड अदर रिएजेंट। मतलब ये सभी चीज़ के बारे में दिया गया है कि कौन अभी क्या सब चीज़ कहाँ कहाँ रिएक्शन करता है। तो ये अभी उतना चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ बताते जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाइए। तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो मिथाइल, और इथेन में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो इथाइल बनेगा। अगर प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो प्रोपाइल, और ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ब्यूटाइल, और सभी के फार्मूला में से एक हाइड्रोजन को निकालते जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे दिया गया है क्या कि कैनियो होमोलोगस सीरीज के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज क्या चीज़ होता है, तो होमोलोगस सीरीज मतलब क्या चीज़ होता है कि होमोलोगस सीरीज मतलब होता है कि एक सीरीज दूसरे सीरीज एक मेंबर दूसरे मेंबर से, अगर जैसे मीथेन होता है, मीथेन से इथेन जाइएगा, तो अगर मीथेन से इथेन जाइएगा तो उसमें सिर्फ CH2 यूनिट ऐड करते जाइए तो अगला सीरीज आपको मिलते जाएगा। इसी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मतलब एक मेंबर एक सीरीज में एक मेंबर जो दूसरे मेंबर से डिफर रहता है वो CH2 यूनिट से डिफर रहता है, इसी को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब चलिए मीथेन के बारे में यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि मीथेन आखिर दिखता कैसे है। तो मीथेन का एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर होता है, जो यहाँ पे दिया गया है मीथेन का, यहाँ पे जो दिया गया है ये होता है ये मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे देखिए मीथेन का जो ये 3D स्ट्रक्चर होता है, तो 3D स्ट्रक्चर मतलब क्या चीज़ होता है कि ये 2D का चीज़ नहीं है, ये 3D का चीज़ है। आपको 3D में इसको एज्यूम करके सोचना पड़ेगा। तो आप अपने ही हाथ में सोचिए कि मेरे हाथ में एक कार्बन है और उससे चार हाइड्रोजन अटैच है। एक कार्बन है आपके और उससे 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो जो 4 हाइड्रोजन अटैच रहता है तो एक ऊपर की तरफ अटैच रहता है, एक दो आपके सामने की तरफ आता है, और एक दीवार के अंदर की तरफ जो आप ऊपर एज्यूम कर रहे होंगे, तो एक सब छत की तरफ जा रहा होगा हाइड्रोजन, और 2 नीचे की तरफ जा रहा होगा, 2 आपके सामने की तरफ आ रहा होगा, और एक आपसे दूर जा रहा होगा। तो जो दूर जाता है उसको, जो दूर जा रहा है उसको कहते हैं इनसाइड, मतलब प्लेन के इनसाइड जा रहा है, और जो आपके साइड आ रहा है उसको आप कहते हैं क्या कि टुवार्ड्स ऑब्जर्वर के आ रहा है, और जो हाइड्रोजन प्लेन के उस साइड जा रहे हैं उसको कहते हैं क्या कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है। क्योंकि हम क्या चीज़ कहते हैं कि हम स्पेस में हम तो नहीं है, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन परपेंडिकुलर रहता है, 2 हाइड्रोजन मेरे तरफ आता है मतलब टुवार्ड्स, और एक हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जाता है। तो कार्बन का ये कार्बन ऐसे ही दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, इसके अनुसार क्या चीज़ कहता है कि मीथेन हैड ए टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इन विच कार्बन एटम एट द सेंटर एंड द 4 हाइड्रोजन एटम लाई इन 4 कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन। और इसमें सभी जो हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के पास जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 109.5 डिग्री रहता है। अब चलिए देख लेते हैं कि आगे क्या सब चीज़ दिया गया है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मीथेन के बारे में क्या सब चीज़ दिया गया है, और कार्बन के हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है। और ये कभी एग्जाम में, इस नीट के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मीथेन में HCH का बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 109.5। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इन एल्केन्स टेट्राहाइड्रल आर जॉइंट टुगेदर इन विच कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इतना रिस्पेक्टिवली। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कि मीथेन का, वो होता है कितना, sp3। इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, GOC में यही चीज़ दिया गया। और ये सभी चीज़ आप लोग को पता होगा कि मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना चीज़ होता है, वो sp3 होता है। और S कैरेक्टर यहाँ sp3 में S कैरेक्टर यहाँ 25% और P कैरेक्टर कितना 75%। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का अगर बात करते हैं, जैसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या कि sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन S कैरेक्टर कितना 25% और P कैरेक्टर कितना 75%।
तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए सबसे पहले अगले चीज़ पर आते हैं और नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म पर बात करते हैं, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के बारे में आप पहले कुछ पढ़ चुके हैं और आइसोमरिज्म के बारे में यहाँ जितना भी चीज़ आते जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। तो अब चलिए अगले चीज़ पर आते हैं, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म। कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन यूनिट 8। मतलब ये यूनिट 9 है। यूनिट सॉरी दोस्तों, यूनिट 8 में ही हम नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। तो नॉमेनक्लेचर एंड और आइसोमरिज्म इन एल्केन्स कैन फर्दर बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फ्यू मोर एग्जाम्पल। मतलब कह रहा है क्या कि हम कुछ और एग्जाम्पल के बारे में इसको और अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट 3 एल्केन्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर, बट हायर एल्केन्स कैन हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर। मतलब ये कह रहा है क्या कि जैसे अगर हम मीथेन को बनाते हैं या इथेन को बनाते हैं या प्रोपेन को बनाते हैं जैसे तो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है, चलिए इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे देखिए ये मीथेन हुआ, तो इसमें आप क्या वेरिएंट करिएगा, क्योंकि जब भी लगाइएगा तो आपके पास एक ही कार्बन है और एक कार्बन लगाइएगा तो उसके पास 4 हाइड्रोजन आ ही जाएगा। वैसे अगर आपके पास इथेन है, 2 कार्बन है, तो उसके पास भी आप क्या अलग कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे 2 कार्बन को ज्वाइंट कीजिएगा तो 2 कार्बन को ज्वाइंट कीजिएगा तो सभी आपको हाइड्रोजन देकर के फुल फिल करना ही पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है क्या कि मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर। मतलब आप स्ट्रक्चर में इसके चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बट हायर एल्केन्स कैन हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर। लेट अस राइट स्ट्रक्चर ऑफ C4H10। अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन के बारे में तो हम समझ गए कि इसका स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही हो सकता है, तो यहाँ पर हमको आइसोमरिज्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हम जैसे ही बात करते हैं C4H10 का, ब्यूटेन का, तो 4 कार्बन एटम्स ऑफ C4H10 ज्वाइंट आइदर इन कंटिन्यूअस चेन और विथ ए ब्रांच चेन इन द फॉलोइंग 2 वेज। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं C4H10 का। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर जो ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया है, तो देखिए चारों कार्बन ज्वाइंट है। ब्यूटेन में 4 कार्बन रहता है, तो C1, C2, C3, C4 और उसके बाद सभी हाइड्रोजन फुल फिल दिया हुआ है। तब चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि इसी कार्बन को, मतलब ये 4 वाला 4th नंबर पर जो कार्बन है उसको उठा करके अगर 2 नंबर पर लगा देते हैं तो मेरा 4 कार्बन का चेन भी कंप्लीट हो जाता है। 1 2 3 कार्बन का चेन बन जाता है और एक उसी कार्बन को हम ब्रांच चेन में लगा देते हैं। तो दोनों का अगर फार्मूला देखिएगा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो दोनों का सेम आता है। इसका फार्मूला मतलब एक यहाँ पर जो दिया गया है फर्स्ट में C4H10 जो बनाया गया है और नीचे में ये वाला जो स्ट्रक्चर C4H10 बनाया गया है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला स्ट्रक्चर, तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या चीज़ है, डिफरेंट है। तो आइसोमरिज्म इसी को ना कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर डिफरेंट रहे तो वो एक तरह का आइसोमरिज्म होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि C4H10 में हम क्या चीज़ देखें कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो रहा है। इन हाउ मेनी वे यू कैन ज्वाइन 5 कार्बन चेन एटम एंड 12 हाइड्रोजन एटम C5H12। तो इसका तो देख लिए कि C4H10 का कार्बन का जो अरेंजमेंट था वो 2 तरीके से पॉसिबल हो रहा था और किसी तरीके से आप इसका अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो टोटल आइसोमरिज्म अगर यहाँ पर बन करके आता है तो 2 आइसोमरिज्म इसका आया। अब चलिए C5H12 के बारे में बात कर लेते हैं कि C5H12 का कितना आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसका हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक पहले सिंपल सा जो स्ट्रक्चर होता है वो ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 ये वाला 1 2 3 4 5 सभी कार्बन के चेन को लगा दिए हैं और उसमें सभी हाइड्रोजन जाकर के फुलफिल कर दिए हुए हैं। उसके बाद इसी का दूसरा कि मतलब 5 नंबर वाला जो कार्बन था, मतलब जिसका नंबरिंग 5 था, उसको उठा करके हम 2 पर लगा दिए, तो उसको एक ब्रांच बना दिए। तो इससे होगा क्या कि इससे कुछ नहीं होगा, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही रहेगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। फिर अगर इसका दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो 4 फिर उसका कर क्या सकते हैं कि 4 नंबर वाला भी इसका जो 4 कार्बन के चेन को सेम रखें और जो इसका ये वाला है, मतलब इसको
आ, 4 कार्बन के सेम चेन को सेम रखें और इसको 3 नंबर पे भी लगा सकते हैं। तो 3 नंबर पे भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि 1 2 3 कार्बन का चेन बना और चौथा नंबर वाला जो कार्बन था उसको 2 नंबर पर लगा दिए। तो इससे हुआ क्या कि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बन करके तैयार हो गया और इसको नियोपेंटेन भी कहते हैं। तो ये एक तरह का आइसोमरिज्म शो किया। तो वही चीज़ दिया गया है कि स्ट्रक्चर 1 एंड सेकेंड पोजेस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर प्रॉपर्टी। तो सिंपल सा याद रखिए आइसोमरिज्म में कि आइसोमरिज्म मतलब क्या चीज़ हुआ कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट रहे तो हम उसको क्या कहेंगे कि आइसोमर्स कहेंगे। तो C4H10 को हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि 3 तरीके से लिख सकते हैं। और अगर C4H10 को 2 तरीके से लिख सकते हैं और C5H12 को हम टोटल 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया और इसको अच्छे से समझ अभी लिया। अब चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि आगे बात कर लेते हैं कि आइसोमर्स इट इज़ आल्सो क्लियर दैट कि फर्स्ट एंड थर्ड हैव द कॉन्टिन्यूस। तो उसी सब चीज़ के बारे में दिया गया है और क्या चीज़ कहते हैं कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं दिया गया। अब चलिए एक क्वेश्चन आगे दिया गया, इस क्वेश्चन को करते हैं और सभी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन कोरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H12 आल्सो राइट देयर IUPAC नेम। कहता है C6H12 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और आइसोमर्स उसका बनाने के लिए। तो C6H14 तो C6H14 सबसे पहले कार्बन को करेंगे क्या कि एक नॉर्मल चेन बनाएंगे C6H14 का CH3 CH2 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 CH3 ऐसे करके, और सभी को आप वैसे सजा भी सकते हैं और नहीं भी सजाना चाहे तो ऐसे करके लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3। सिर्फ ये ध्यान रखा जाता है कि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा हो। तो इस का नाम क्या चीज़ हुआ एन हेक्सेन। अब क्या चीज़ करेंगे कि जो 6 नंबर वाला कार्बन था मतलब 5 कार्बन का चेन बना देंगे, दूसरे स्ट्रक्चर में 5 कार्बन का चेन बना देंगे और दूसरा जो 6 नंबर पे जो कार्बन लगा हुआ था 6 नंबर पे जो कार्बन लगा हुआ था उसको 2 नंबर पर लगा देंगे। तो दोनों का फर्स्ट और सेकंड में होगा क्या कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। अब चलिए तीसरे में करेंगे क्या कि तीसरे में फिर 5 कार्बन का चेन रखेंगे, लेकिन जो सेकेंड नंबर पे ये वाला जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था उसको तीसरे नंबर के कार्बन पर लगा देंगे और 5 कार्बन का ही चेन रखेंगे। अभी तक हो क्या रहा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, C6H14 ही है। चाहे फिर किसी का भी स्ट्रक्चर का देखिए, फर्स्ट का देखिए, सेकेंड का देखिए या थर्ड का देखिए, सभी का स्ट्रक्चर वही है लेकिन सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है लेकिन सभी का स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा चेन को छोटा करते हैं और चौथे में किए क्या कि कार्बन का चेन 4 ही रखे, 1 2 3 4 और जो 1 2 3 4 और 5 और 6 वाला को जो 5 और 6 पे कार्बन अटैच था उसको ब्रांच बना दिए। तो ये भी क्या चीज़ हुआ कि इसमें भी स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है लेकिन सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी तक सेम ही है। और इसमें क्या किए कि पाँचवा 5 नंबर वाले में CH3 पे 2 कार्बन लगा दिए, CH2 CH3 कर दिए और यहाँ पर सभी का स्ट्रक्चर डिफरेंट आ रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि आपको ब्यूटेन का कितना आइसोमर्स देखने के लिए मिलता है, पेंटेन का कितना देखने के लिए मिलता है और क्या चीज़ कहते हैं हेक्सेन का ज़्यादा ब्यूटेन और पेंटेन का ही रहता है और कभी कभी हेक्सेन का आपको पूछ देता है या बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ये वाला बनाने के लिए आ जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में करके दिया हुआ है। तो आप लोग इसको कॉपी में भी अच्छे से कर सकते हैं और जहां पर नहीं बने तो एक बार बुक से भी सॉल्यूशन मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरा सही बना या नहीं बना है और हमने आपको सभी कुछ अच्छे से समझा दिया। तो अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या सब चीज़ दिया गया है। तो कह रहा है कि बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू ए कार्बन एटम द कार्बन एटम इज टर्म्ड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटर्नरी कार्बन एटम्स टू अटैच टू द अदर एटम्स।
other carbon atom is to other carbon atom as a methane or only one carbon atom in ethane called primary carbon atom, terminal carbon atom। तो यहाँ पे जो दिया गया है तो आगे बताया गया कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन किसे कहते हैं। मतलब 1 डिग्री कार्बन क्या चीज़ होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या चीज़ होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या चीज़ होता है, 4th डिग्री कार्बन क्या चीज़ होता है। तो इसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप आगे बताते हैं कि 1 डिग्री क्या चीज़ होता है, 2 डिग्री क्या चीज़ होता है, 3 डिग्री क्या चीज़ होता है। तो चलिए इस चीज़ को अब समझिए कि प्राइमरी 1 डिग्री क्या चीज़ कहते हैं। तो अगर कार्बन ना अगर अगर एक कार्बन जैसे देखिए एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच रहे तो वो 1 डिग्री हुआ। अगर जिस कार्बन के बारे में पूछा जाता है कि इस कार्बन, मान के चलिए इस कार्बन के बारे में हमको पूछा जा रहा है कि इसका डिग्री क्या चीज़ हुआ, तो हम देखेंगे क्या कि जो कार्बन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है वो कितने कार्बन से जुटा हुआ है। तो अगर वो एक कार्बन से जुटा हुआ होगा, सिर्फ वो एक कार्बन से जुटा हुआ होगा तो 1 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा कि बार बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है, इसीलिए हम ध्यान से आपको बता रहे हैं कि ऐसे पूछेगा कि 1 डिग्री कार्बन क्या चीज़ हुआ, 2 डिग्री कार्बन के इसमें क्या चीज़ हुआ। तो डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा कि आप कार्बन, जिस कार्बन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो कितने कार्बन से जुटा हुआ है। अगर वो एक कार्बन से जुटा हुआ है, अगर इस कार्बन के बारे में हमको पूछा जा रहा है तो ये कितने कार्बन से जुटा हुआ है। तो अगर ये एक कार्बन से जुटा हुआ है तो 1 डिग्री, अगर ये 2 कार्बन से जुटा हुआ होगा तो 2 डिग्री, अगर 3 कार्बन से जुटा हुआ होगा तो 3 डिग्री, और अगर 4 कार्बन से जुटा हुआ होगा तो 4 डिग्री। और क्वाटरनरी कार्बन भी इसी को कहते हैं। तो यही रहा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन एटम। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मतलब जिस कार्बन के बारे में आप लोग को पूछा जा रहा है वो कितने कार्बन से जुटा हुआ है, इसी के बारे में दिया गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन। कैन यू आइडेंटिफाई द 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम्स इन स्ट्रक्चर फर्स्ट टू भी, और इफ यू go on constructing a structure for higher alkane you will be getting still higher number of isomers. C6H have 5 isomers or C7H16 has 9 isomers and many 75 isomers are possible for C10H22। तो इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर ये क्या चीज़ कह रहा है। तो सबसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन क्या चीज़ होता है, आप उसको पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते, इसके बारे में बोला गया है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लिए होंगे कि 1 डिग्री क्या चीज़ होता है। तो जिस कार्बन के बारे में पूछा गया है ना वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। अगर 1 कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री और 4 कार्बन से अटैच है तो 4 डिग्री। अब चलिए दोस्तों, इसके बारे में आगे दिया गया है कि C6H14 जो होता है उसका 5 तरह का आइसोमर्स होता है। C7H16 जो होता है उसका 9 तरह का आइसोमर्स है। और C10H22 जो होता है वो 75 आइसोमर्स उसमें पॉसिबल है। तो टोटल इतना स्ट्रक्चर आप लोग को ड्रॉ नहीं करना है। या तो वो ब्यूटेन का ड्रॉ करवा सकता है, या पेंटेन का ड्रॉ करवा सकता है, या तो हेक्सेन का ड्रॉ करवा सकता है, लेकिन हेप्टेन, डेकेन ये सब का ड्रॉ नहीं करवाएगा। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3 और हेक्सेन में टोटल 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पर देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या चीज़ दिया गया है। तो कह रहा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमरिक अल्काइल ग्रुप कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11 और राइट द IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन एटम एट द चेन। मतलब कह रहा है क्या कि C5H11 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और कॉरस्पॉन्डिंग टू एल्कोहल, फिर एल्कोहल लगा करके और सभी का नेम बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्या सब चीज़ कहता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसी तरह का वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। और अब आगे देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या चीज़ होता है।